हेलो दोस्तों। अब समय आ गया था 1287 का। बलबन की मृत्यु हो गई थी और दिल्ली की सत्ता पे कैकुबाद का अधिकार था। कैकुबाद यानी बलबन के पौत्र और बुगरा खां का बेटा। तो दोस्तों, कैकुबाद की कहानी न सिर्फ इतिहास के लिहाज से अपितु आज के आधुनिक समाज के हिसाब से भी बहुत महत्व रखती है, क्योंकि दोस्तों कैकुबाद बलबन जैसे एक अनुशासित व्यक्ति के हाथों पला बड़ा था और वो प्रारंभ से भोग विलासी व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक अनुशासित और योग्य बालक हुआ करता था। परंतु बलबन की मृत्यु के बाद उसका एक कोतवाल फखरुद्दीन और उसके साथ उसका दामाद निजामुद्दीन दिल्ली की गद्दी पाने के लिए बराबर षड्यंत्र कर रहे थे। कैकुबाद से पहले बलबन के दूसरे पुत्र शहजाद मोहम्मद, जो मंगोलों के हाथों मारा गया था, उसके पुत्र को दिल्ली की सत्ता पर बिठाया गया। परंतु फखरुद्दीन और निजामुद्दीन ने एक षड्यंत्र में उसकी हत्या करवा दी, उसको गद्दी से हटा दिया। क्योंकि कैकुबाद बलबन के वंश का था, इसलिए दरबारी सरदारों ने गद्दी कैकुबाद को दे दी और फखरुद्दीन निजामुद्दीन का षड्यंत्र असफल हो गया। लेकिन निजामुद्दीन ने यहीं हार नहीं मानी। उसने कैकुबाद को गलत रास्तों पे ले जाकर छोड़ा और कैकुबाद को भोग विलासी जीवन में लिप्त कर दिया। निजामुद्दीन ने यह साबित कर दिया कि कैकुबाद एक विलासी शासक है और शासन व्यवस्था उसके हाथ में रखना ठीक नहीं है। इसलिए निजामुद्दीन ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और कैकुबाद को एक नाम मात्र का शासक बना के रख दिया। लेकिन एक बार क्या होता दोस्तों, कैकुबाद के पिता को ये बात पता चलती है कि कैकुबाद के साथ षड्यंत्र चल रहा है। तो वो कैकुबाद को बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि निजामुद्दीन ने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुम ऐसे बालक नहीं थे। तुम्हें चाहिए कि तुम शासन व्यवस्था अपने हाथों में लो और इन सब भोग विलासों से बाहर निकलो। कैकुबाद को अपने पिता की ये बात बेहतर लगती है। वो वापस लौटता है और सबसे पहले अपने षड्यंत्रकारी निजामुद्दीन की हत्या करवाता है, यानी उसे विष दे के रास्ते से हटाता है और एक बेहतर शासक की भांति कार्य करना आरंभ करता है। इसी क्रम में वो क्या करता है, फिरोज खिलजी, जो उसके ही शासन में एक और अधिकारी था जिस पे वो भरोसा करता था, उसे दरबार में बुलाता है, उसे आरिज़े मुमालिक का पद देता है और शाइस्ता खां की उपाधि से नवाजता है और काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति बना लेता है वो अपना। परंतु कैकुबाद की ये जो निर्णय था वो तुर्की सरदारों, जो दरबारी सरदार थे, आपने देखा कि अधिकांश तुर्की सरदार थे, उनका वर्चस्व रहता था, वो बिल्कुल भी खिलजी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि खिलजी अफ़गानिस्तान के खिल्ज कबीले का था और तुर्की अफ़गानी कबीले के लोगों को पसंद नहीं करते थे। तो दरबार में विवाद उत्पन्न हो गया, दो धड़े अलग अलग हो गए, एक खिलजी के साथ चला गया और दूसरा तुर्की सरदारों के साथ। चूँकि तुर्की सरदार पहले से अधिक अधिकार रखते थे और वर्चस्व भी उनका था, तो उन्होंने क्या किया, कैकुबाद के इस निर्णय से नाराज़ होकर शासन से कैकुबाद को हटा दिया और उसके पुत्र शमशुद्दीन को दिल्ली सत्ता पे बिठा दिया। अब शमशुद्दीन चूँकि उस समय 3 वर्ष का था, तो शासन व्यवस्था तो वो चला नहीं सकता था। इसलिए क्या किया, जो फिरोज खिलजी था, शासन व्यवस्था उसने अपने हाथ में ले ली तुरंत और उसने अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर दिया। तुर्की सरदारों का महत्व बहुत घटा दिया उसने और अपना वर्चस्व बढ़ा लिया और 3 वर्षीय शमशुद्दीन के सारे अधिकार अपने हाथों में करके वो शासन व्यवस्था चलाने लगा।
अंततः वो इतना ताकतवर हो गया कि एक दिन उसने शमसुद्दीन को भी गद्दी से हटा दिया, जिसे हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। शमसुद्दीन के जीवन के बारे में जानेंगे कि उसने इतने छोटे बालक ने शासन कैसे संभाला होगा, या कैसे वो शासक रहा और कैसे षड्यंत्र होते रहे और गुलाम वंश समाप्त हो गया। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग शमसुद्दीन के बारे में जानेंगे और देखेंगे गुलाम वंश का पतन। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी थी कैकुबाद की, अगली कहानी शमसुद्दीन की। धन्यवाद।